नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रक्षित परमार और आज मैं हूं डॉक्टर कुसुम मेघवाल के घर पे। और आप जानते हैं कि एक बहुत बड़े दलित चिंतक के रूप में, एक राइटर के रूप में और एक क्रांतिकारी महिला के रूप में एक जाने जाते हैं। तो आज हमने सोचा कि आज इनसे संवाद करते हैं। जैसा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की ये 130वीं जन्म जयंती है, इस अवसर पर आज हम जानने का प्रयास करते हैं कि मैम ने जो साहित्य लिखा है वो किस संदर्भ में है और क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। हाँ, तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि हाँ जी, आपका एक सफ़र जो लेखन का जहाँ से शुरुआत हुई है, वो सबसे पहले तो आप ये बताने का कोशिश करें कि कहाँ से आपने शुरुआत करी राइटिंग की। देखिए शुरुआत तो जब मैंने की थी 73 से, तो लेकिन सामाजिक परिवर्तन का भाव मेरे अंदर पहले भी था। अच्छा। छुआछूत, ऊंच नीच का या अंधविश्वास का, वो मेरे अंदर पहले ही था। खैर बाबा साहब को बहुत बाद में पढ़ा, बिल्कुल। लेकिन इनके विरोध में शुरू में थी, मेरा दिमाग इनको नहीं मानता था। अच्छा। तो मैं जो कहानियाँ या लेख या जो भी अंधविश्वास पर लिखती थी, हाँ, वो मैं अपने हिसाब से उसमें सुधारवादी के रूप में लिखती थी। बिल्कुल। तो उस समय वो राष्ट्रीय लेवल की पत्र पत्रिकाएं होती थी, सरिता, मुक्ता जी। और राष्ट्रीय जानवी वगैरह, कादम्बिनी, इनमें निकलता था, छपता था। अच्छा। लेकिन जब धीरे धीरे ये काफ़ी बढ़ने लग गया, और फिर मुझे जब मैंने ये अपनी थीसिस पूरी की हिंदी उपन्यास में दलित वर्ग, अच्छा। और वो जब छप के आ गए, उसके ऊपर जब मेरे को राष्ट्रीय अवार्ड मिला, जी। तो थोड़ा मतलब एक चेंज हो गया मेरे अंदर कि भाई ये अलग अलग कहानियाँ लिखने से अच्छा है कि अपन इनको एक किताब के रूप में निकालो या कोई एक सब्जेक्ट लेके आप किताब लिख लो। तो उसके बाद मैंने फिर बाबा साहब को भी काफ़ी पढ़ा, डिटेल पढ़ा बाबा साहब को वो। जी। तो बाबा साहब को पढ़ने के बाद अगर कोई क्रांतिकारी ना बने, बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं नहीं मानती कि उसने बाबा साहब को ध्यान से पढ़ा होगा। बिल्कुल। लेकिन आपने जैसा बताया है कि आपने थीसिस की है, तो उसमें एक दलित विषय को आपने मध्य में रखते हुए बात की है। तो क्या उससे पहले आपने बाबा साहब को पढ़ा था या आपने खुद ने ही इसको लेकर मतलब एक संजीदा थे इस विषय को लेकर? नहीं, उसको लेके मतलब मैंने बाबा साहब को पहले इतना नहीं पढ़ा था, लेकिन मेरे पिताजी बाबा साहब का काम करते थे। अच्छा। और हम छोटे थे तो अपने छोटे छोटे मोहल्ले में जाते, तो वो बताते थे बाबा साहब के विषय में। तो अंदर एक जिज्ञासा थी कि भाई, जिज्ञासा थी कि आखिर इन्हें अपनी बस्तियों में, अपनी कच्ची बस्तियों में, गरीबों की बस्तियों में जाके मेरे पिताजी छोटी तस्वीर रखते, बताते इन्होंने पढ़ने लिखने का अधिकार दिया। तो वो धीरे धीरे अंदर जो है ना भावना जागी। तो उसके बाद फिर ये लिखने का जो कार्यक्रम शुरू हुआ, तो अंदर से ये आवाज़ है कि भाई समाज में आज जितना भी साहित्य इन लोगों ने जो लिखा है, बिल्कुल, हमारे पास पहले कलम थी नहीं, तो ये ब्राह्मणी कलम ने जो लिखा है वो सब उल्टा सीधा लिखा है। अच्छा। ये उल्टा सीधा टोटल, मैं तो खुलेआम चैलेंज देती हूँ। आप इसको न्याय संगत नहीं मानते हैं? नहीं, ये जो इनका जो ये ब्राह्मणवादी साहित्य है, ये न्याय संगत नहीं है। ये तो मतलब छुआछूत, ऊंच नीच, पक्षपात कर, अंधविश्वास से डुबाए रखने का इनका है। कोई भी ले लो आप। अच्छा। इनका धार्मिक ग्रंथ ले लो आप, रामायण ले लो, महाभारत ले लो, गीता ले लो, मनुस्मृति ले लो, ये टोटल बस ठीक है कि भाई हम लोगों को कैसे उसी स्तर पर नीचा बनाए रखा जाए, उसके लिए इन्होंने ये सब। अगर आप एक शब्द जैसे आप भेदभाव कहते हैं, तो वो भेदभाव किस रूप में आपको मतलब दिखा है वहां पे उनके साहित्य में? जिस प्रकार आप बोल रहे हैं कि हाँ ये भेदभाव परक है, वो किन के साथ भेदभाव करता है? जब मैंने अपना थीसिस लिखा था ना, हाँ। तो मैंने लगभग 300 उपन्यास पढ़े थे। अच्छा। तो 300 उपन्यासों में से मैंने वो पात्र ढूंढ के निकाले कि जो उस लेखक ने दलित पात्र तो लिया है। अच्छा। वैसे अब मैं दलित शब्द के पक्ष में नहीं हूँ, उस समय थी, अब नहीं हूँ, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल शब्द है। बिल्कुल। और उसके हिसाब से हम लोगों को ये किया जा रहा है, लेकिन अब मैं इस पक्ष में नहीं हूँ। तो मैंने उन उपन्यासों में से उन पात्र को ढूंढ के निकाला कि हमारे पात्र के साथ इस लेखक ने मतलब खरा सच्चा लिखा है कि नहीं लिखा है। अच्छा। आज अगर मान लो कि कोई किसी के घर में सर्वेंट है, तो उसको वो लोग मारते कूटते, तो वो ऐसा थोड़ी है कि वो उसको चुपचाप सहन कर जाती। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कलम से भी उस सर्वेंट के अंदर या अपने दासी के अंदर या उसके अंदर उन्होंने कलम से भी क्रांति नहीं करवाई। मतलब कलम से भी उनके साथ, उस किरदार के साथ न्याय नहीं किया है। तो कलम से भी मतलब उन्होंने क्रांति नहीं करवाई, और उस चीज़ को लेकर मैंने काफ़ी लिखा है। मैंने कहा कलम से तो क्रांति करवा देते, वो तो रियल लाइफ में कभी हो नहीं है, वो बात दूसरी है। कलम से तो करवा देते। तो प्रेमचंद के उपन्यास में भी यही है। तो सभी ऐसे मैंने उसमें निकाले। फिर उसके बाद जो है वो एक थीसिस होने के बाद फिर मैंने लिखा था हिंदी उपन्यास और दलित नारी।
अच्छा। उस उपन्यासों में दलित नारी को किस रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो वो भी उनके साथ कहीं भी मतलब ये न्याय नहीं हुआ है, तो वो पक्षपाती हुआ है। उसको लेके मैंने पूरा एक थीसिस और वो अलग लिया। तो इस तरह से धीरे धीरे लिखती गई और एक आगे से आगे नए सब्जेक्ट जुड़ते गए। जैसे जैसे स्टडी बढ़ती गई ना, वैसे वैसे सब्जेक्ट जुड़ते गए कि भाई जैसे झांसी की रानी को पढ़ा, हमने भी पढ़ा था, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। लेकिन जब रियल लाइफ जो पता किया तो लड़ने वाली तो हमारी महिला थी, झलकारी बाई थी। अच्छा। तो उनको तो इन लोगों ने कहीं घुमा दिया, छुपा दिया, और इनकी जो वो गुपचुप जो एक गुप्त रास्ते से भाग गई थी डरपोक की तरह, उसको इन्होंने हाईलाइट कर दिया क्योंकि इनके पास कलम थी। और रियल जो अंग्रेजों का गोलियां खाने वाली, सीने पे खाने वाली, वो तो झलकारी बाई थी। तो मैंने उनको लेके पूरी एक किताब अलग रख दी, उसका भी नाम लिखा खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी नहीं झलकारी थी। क्या बात। तो ऐसी मतलब ऐसी जो हर किताब, मेरी हर किताब के टाइटल के पीछे एक मतलब घटना घटती है, और वो घटना से मेरी हर किताब का जो, मैं हर किताब का आप देखोगे, हर किताब का जन्म किसी घटना से हुआ है। अच्छा। आज मतलब लगभग 90 किताबें लिख चुकी हूँ मैं, लेकिन हर किताब का जन्म किसी घटना से हुआ है। बाबा साहब के जीवन पर जब छोटी किताब लिखी तो मेरे यहाँ जैसे शुरू शुरू में मनाते थे बाबा साहब की जयंती, तो कई लोग आके पूछते ये आपके दादाजी है क्या, वो वही पूछते, पता नहीं था। तो उसको लेके फिर मैंने कहा अरे कम से कम बाबा साहब का परिचय छोटे रूप में ही सही, लेकिन जानना चाहिए कि भाई ये हमारे उद्धारक हैं, हमारे दाता हैं, आज हमें रोटी कपड़ा जो भी मिल रहा है इनकी वजह से मिल रहा है। तो वो किताब वो उस घटना की लेने। इसी तरह से साहब कांशीराम जी मैंने लिखा, तो वो भी एक ऐसी घटना पर आधारित है। जब उसके फूलन देवी पे लिखा, तो फूलन देवी पे जो लिखा तो उस समय मेरे पास विदेशों से एक महिला आई थी, वो उन पे रिसर्च कर रही थी, फ्रांस की थी जी। तो उसको मतलब किसी ने कह दिया कि भाई वो तो डकैत थी। अच्छा। और दिल्ली में सब ने उसको डकैत के रूप में ही बताया। अच्छा। लेकिन वहाँ कोई जैसे अपने को जानने वाला होगा आपकी तरह, तो उसने बोला करे आपको रियल में अगर फूलन देवी की लाइफ जानी, आप उदयपुर चले जाओ। अच्छा। राजस्थान में जाओ और वो जो लेडी काम करे आप उनसे मिलके बात करो। फिर वो मेरे वहाँ आई था, हालांकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि मैं शुरू से मतलब हिंदी में, मैं क्या हिंदी में लिखती हूँ, हिंदी भाषी, लेकिन मैं अपना काम चला लेती हूँ, टूटी फूट इंग्लिश में मैं समझा भी देती हूँ, कर भी लेती हूँ। तो उस फ्रांस की महिला को मैंने कन्विंस कर दिया कि ये डकैत नहीं है, ये क्रांतिकारी महिला है। आज उस महिला के ऊपर क्या बीती वो कोई नहीं जानता। सही बात। उसके ऊपर बीती है, वो कौन सी हमारी महिला सब बंदूकें उठा लेती है। हाँ। भाई हर महिला सहन कर रही ना, लेकिन वो महिला में इतनी हिम्मत आई, उसने बंदूक उठाई, चंबल की घाटियों में रहना इतना आसान नहीं होता। कितनी मजबूरी में उस लड़की ने वो लाइफ चुनी होगी, डाकुओं के बीच में रहना, चंबल के वहाँ पर रहना और पुलिस से बच के रहना, भागना, वहाँ है, इतना आसान नहीं होता। तो ये डकैत नहीं है, ये क्रांतिकारी महिला है जिसने एक नारी की अस्मिता के लिए क्रांति करके बताई है। बिल्कुल मैम। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि एक राइटर के रूप में, एक लेखिका के रूप में आपको कब लगा कि हाँ मुझे पब्लिक के बीच में जाना चाहिए? कहीं ना कहीं जैसे किताबों को आपने लिखा था, लेकिन ऐसा कहीं आपको लगा कि हाँ मेरी आवाज़ या मुझे खुद को स्वयं को पब्लिक के बीच में जाना अब ज़रूरी हो गया है? वो दौर कब आया, मतलब आपको? वो दौर आया 80 के बाद। अच्छा। 80 के बाद, क्योंकि जब उस समय मेरे पास किताबें नहीं थी, मैं जाती थी, लोग बुलाते थे तो मैं भाषण देती, भाषण दे के जब वापस आती तो कई लोग मुझे पूछते मैडम इस पे आपकी कोई किताब मिलेगी क्या जी? तो उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए फिर मैं इधर लिखने के लिए मैंने अपने आप को शुरू किया कि भाई ठीक है, जो मैं कहती हूँ वो कम से कम अगर मैं वापस आ जाती हूँ तो कम से कम वहाँ लोगों को वो किताबें पढ़ने को मिलेगी। मैडम ने बोला जी इसमें, क्योंकि पूरा तो अपन वो कर नहीं सकते। जैसे बाबा रामदेव पे मैंने किताब लिखी थी आज से 25 साल पहले, तो वह उस समय जो लिखी थी, पहले मैंने पर्चे निकाले कि बाबा रामदेव तो मेघवाल थे, राजपूत नहीं थे, 1 लाख पर्चे निकाले। अच्छा। और वहाँ पोखरण गई थी, रामदेवरा गई थी, पर्चे बांटे थे सबको, जो गुजराती लोग ज़्यादा थे सबको बांटे। तो उस समय फिर बांटने के बाद फिर तो क्या लोगों के बीच में क्या कोई विरोध हुआ इस बात का? बहुत जबरदस्त स्वीकार किया था। बहुत नहीं सहर्ष कैसे स्वीकार कर दे, इतना आसान है क्या इनकी कलम को बदलना?
इन्होंने तो राजपूत बता दिया ना, हाँ। अजमल कंवर बता दिया, तो इनको इतना बदलना इतना आसान नहीं तो होता। आपने कहा कि मेघवाल है, तो इसका आधार कोई मतलब संक्षिप्त में अगर बिल्कुल, अगर क्यों, मैं वहाँ गई थी ना, अपने पुराने लोगों से मिली हूँ, हाँ। रामदेव राम है जो अपने रामदेव राम है। हाँ पुरानी पीढ़ी है। ओके। तो वो है कि भाई डाली बाई के वंशज अभी तक हैं, तो डाली बाई का पता लगाया अपने, उनका पता लगाया, तो उन सब ने कहा कि नहीं तो अपने थे, ये 3 लोगों ने ऐसा कर दिया, लिख लिया। अच्छा। तो उनके मैंने उनकी बेस पे वो सब मैंने लिखा है। छुपे हुए जो तथ्यों को आपने उजागर हाँ, करके तो शायर मेघवाल पिताजी का नाम था, मगनी मेघवाल माँ का नाम था। अच्छा। और ये एक मतलब उस रूप में एक मतलब कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में नजर आते हैं, तो एक बच्चे के रूप में इनका क्रांतिकारी कार्यक्रम सामने आया। तो वो अजमल ने कहा भाई ये ऐसा बच्चा तो तुम्हारे यहाँ क्या करेगा। तो वो जो घास चराने वाले थे तो शायर मेघवाल, उन्होंने कहा भाई तुम अपने बेटे को मेरे यहाँ रख दो। और एक साजिश के तहत उन्होंने झूले में सुलाया और वो कंकु के पाँव मान दिया अवतार के रूप में। उनको अवतार के रूप में बता दिया कि नहीं तो रात को अपने आप आए और आके पालने में सो गए। 100% झूठ। मैंने चैलेंज दिया, अगर कोई इसको स्वीकार नहीं करता तो चलो आ जाओ सामने। तो आज तक मतलब वो नहीं है। फिर वो मेरी किताबें जब छपी और पोखरण में जब किताबें बिकने लगी तो तंवरों ने आके काफ़ी मतलब लड़कों को मतलब डराया धमकाया कि ये कौन सी किताबें यहाँ मत रखो। मैं वहीं रहती थी जब किताब थी, पोखरण के धर्मशाला में, मेघवाल धर्मशाला में ठहरती थी। तो वो लड़के मेरे पास आते कि इस तरह से तंवर लोग हमें डरा रहे धमका रहे। मैंने कहा उनको बोलना कि तुम्हें नहीं डराए धमके, कि हम तो कमीशन पे किताबें निकालते हैं और लेखिका है वो यहीं बैठी पोखरण में, आप जाके उनसे मिल लो, बात कर लो। अच्छा। तो ये बोल देना किताबें रखो, तो मेरे पास तो कोई आता ही नहीं। उनको पता है कि मेरे पास आएंगे तो उनको तो मात खानी पड़ेगी, तो मेरे पास कोई नहीं आता। तो बड़ी मुश्किल से उसके बाद फिर वो वापस लड़कों ने लगाया तो कि क्या कहा कि मैडम ऐसा बोल रही। तो वो क्या बोलते हैं, वाह कोई बात नहीं, हमें मेघवाल, हमारे क्या फर्क पड़ता है, बस यूँ कह लड़ाई झगड़ा खत्म कर दिया। तो बहुत सामना करना पड़ता है सर सच्चाई लिखने के लिए। एक शब्द है नारी सशक्तिकरण, जिसको मेन स्ट्रीम जो एक मुख्य धारा की जो महिलाएं हैं या नारी है, जिसको सशक्तिकरण से जोड़ा जा रहा है। दलित पक्ष के साथ आप कहाँ देखते हैं, दलित नारी को कहाँ देखते हैं इस संदर्भ में आप? वैसे ये जैसा आपने एक आपत्तिजनक शब्द भी बताया है, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि एक समुदाय विशेष की क्योंकि इसी शब्द से ये प्रचारित हो गया ना। हाँ। तो ये क्या है कि जो हमारे अंदर जो ये दलित नारी का आज भी आप देखेंगे तो रियल आप देखेंगे, क्योंकि ये मनुवाद जो है ना हमारे पुरुषों के अंदर भी अभी गया नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि वो कि आप भले खूब पढ़े लिखे हैं, खूब कुछ आप मंचों पे लंबे लंबे भाषण दे देंगे, लेकिन जब आपके घर की महिला अगर वो बाबा साहब को पढ़ के और तथागत बुद्ध को पढ़ के अगर वो समानतावादी विचारों के साथ वो समाज में काम करना चाहती है तो सबसे पहले उसके घर वाले उसको रोकेंगे। तो आज भी उसके पाँव मिलते, दुनिया भर की मेरी फ्रेंड्स हैं, मैं महाराष्ट्र जाती हूँ, गुजरात, सब जगह जाती हूँ और खुलेआम बोलती हूँ, खुलेआम काम करती हूँ। सब यही कहते हैं अरे आप कैसे काम कर लेते हो इतना। मैंने कहा बहुत मुश्किल है, आसान नहीं है। तो आपके घर के लोग भी मतलब आपको आसानी से परमिशन नहीं देते हैं कि आप रियल में समानता का काम करो। तो ये जो अभी सशक्तिकरण बात करते हैं, हमारे अंदर कहाँ महिलाओं के अभी सशक्तिकरण। आपको इतनी आज़ादी मिली, मतलब इतना सब कुछ ये लिखने का, जैसा आपने बताया कि 90 किताबों के आसपास आप लिख चुके हैं और राजस्थान के मतलब हर जिले का आपने जिक्र किया है कि वहाँ आपने रहकर ग्राउंड लेवल के काम भी किए। बिल्कुल। तो पारिवारिक रूप से किसी भी प्रकार की परेशानी या किस प्रकार का आपको सहयोग मिला है? आई ना पारिवारिक परेशानी था। मैं कहना सबसे बड़े आपको संघर्ष पहले अपने घर की डेयरी से करना। सबसे पहले आप घर की डेयरी लाएंगे तो सबसे पहला संघर्ष आपको घर से करना पड़ेगा, क्योंकि घर में जो आपके पिता, भाई, पति और पुत्र जो होते हैं ये आपका पुरुष प्रधान समाज है। तो ये अभी तक इनके अंदर भी वही मानसिकता रहती है कि भाई औरतों को आज़ादी नहीं देनी चाहिए। लेकिन बाबा साहब को पढ़ने के बाद वो महिला जो है वो हर कदम पे संघर्ष करती है और बाबा साहब के समानता के अनुसार संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने प्रकृतिदत्त अधिकारों के लिए वो एक इंसान के रूप में जीना चाहती है। तो मैंने भी मतलब एक फिल्म भी बनाई थी, मेरे लाइफ पे फिल्म निकली थी, उसका सब स्क्रिप्ट ही मैंने लिखा। उसका नाम भी यही था, मैं भी एक इंसान हूँ। उसकी स्क्रिप्ट मैंने लिखी है पूरा, क्योंकि मैं जिस रूप में जीना चाहती हूँ, एक इंसान, मैं कुछ नहीं चाहती, एक इंसान के रूप में जीना चाहती हूँ। मेरे ऊपर ही सब प्रतिबंध क्यों, सामाजिक प्रतिष्ठा का, पारिवारिक प्रतिष्ठा का, ये सब मेरे ऊपर ही क्यों। तो ये सब चीज़ करके मैंने वो अपनी भावनाओं का 1 घंटे 10 मिनट की फिल्म है, तो उसकी स्क्रिप्ट लिखी, उसके गीत लिखे, सब कुछ मैंने लिखा। तो काफ़ी वो पहले प्रचारित हुई थी, 3-4 हज़ार उसकी सीडी बनाई थी। उस समय सीडी का ज़माना था, अब तो सीडी गया, सीडी का ज़माना ही नहीं है। अच्छा, जैसे बाबा साहब का एक व्यक्तित्व है, उनका मतलब भारतीय संविधान के निर्माण में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। भारतीय समाज के सुधार में भी एक, मैं मानता हूँ कि इनका एक बहुत बड़ा योगदान है।
आप किस रूप में मानते हैं? उनके कुछ अधूरे सपनों के ऊपर थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे तो, कि हाँ अभी भी बाबा साहब के बहुत सारे ऐसे सपने हैं जो अधूरे हैं, उनके हिसाब से अधूरे रह गए हैं और उनको पूरा करने की आवश्यकता है। आज की जो मतलब पीढ़ी है उसको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब का जो सबसे बड़ा जो काम है वो आपके प्रेमबल में झलकता है। बिल्कुल। प्रेमबल के द वी द पीपल ऑफ इंडिया, और वो जो स्वतंत्रता, समानता, बंधुता और न्याय, हर क्षेत्र में वो मतलब न्याय चाहते हैं। लेकिन आज तक इस देश में भारत का संविधान लागू हुआ नहीं। तो ये बाबा साहब का बहुत बड़ा काम है जो अभी तक ड्यू है। और हम लोग आज भारत में लाखों लोग हैं बाबा साहब का नाम लेने वाले, ये समझो करोड़ों लोग हैं, लेकिन आज तक हम अपने संविधान को लागू नहीं करवा पाए पूर्ण रूप से, क्योंकि सत्ता हमारे हाथ में कभी नहीं आई और पावर होता है सत्ता के लिए। और बाबा साहब ने खुद में कहा था कि जब तक राजनीतिक सत्ता हाथ में नहीं होगी तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसके लिए भी हमारे लोग अलग अलग कर रहे हैं, लेकिन वो एक सत्ता जो होनी चाहिए वो सत्ता अभी तक हाथ में आई नहीं थी। एक काम तो बाबा साहब का ये रहा, संविधान का पूरा अधूरा। दूसरा काम, जब बाबा साहब ने 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, दीक्षा लेने के दूसरे दिन बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं आज, मुझे ऐसा लग रहा मैं नरक से छुटकारा पाया हूँ, तो मैं अब अपने आगे का समय जो मेरा बीता है वो समय अब मैं अपने इस भारत को बौद्धमय बनाने में लगाऊंगा। ये बाबा साहब ने उस समय 14 अक्टूबर उसको बोला था। लेकिन उसके बाद बाबा साहब हमारे बीच में 1.25 महीने ऐसे ही रहे और वो चले गए। तो ये उनका काम बहुत बड़ा अधूरा है कि वो भारत को बौद्धमय बनाना चाहते हैं, क्योंकि बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म मानव के समान पर आधारित है। बौद्ध धर्म में आपके मानवता नहीं थे, बौद्ध धर्म में आपकी नैतिकता नहीं थे, बौद्ध धर्म के आपके पंचशील में पूरा बौद्ध धर्म का वो आ जाता है। उसके बाद भी बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं जो दी है, वो 22 प्रतिज्ञा पूरा निचोड़ है कि आदमी ये 22 प्रतिज्ञा अपने जीवन में उतारे, इस तरह से बौद्ध धर्म के रास्ते पे आए। और यही एक ऐसा धम्म है, धम्म और धर्म में फर्क पड़ता है। ब्राह्मणों ने धम्म को धर्म बना दिया। अच्छा। ये धर्म तो इनका हिंदू धर्म है, हमारा जो है ये पाली भाषा के शब्द है धम्म। धम्म होता है जीवन की आचरण शैली। तो ये जो हमारा आचरण शैली है वो है पंचशील का, 22 प्रतिज्ञा का। हाँ, तो ये धर्म नहीं। लेकिन ब्राह्मणों के कलम ने, ब्राह्मणों ने तो बाबा साहब के जिसको अनुवाद किया था, बुद्धा एंड हिज धम्म, तो बाबा साहब ने बुद्धा एंड हिज धम्म लिखा, इंग्लिश में देख लीजिए। लेकिन उसकी ट्रांसलेशन जो कौशल्या ने की है तो वो भी ब्राह्मण है, तो उसने टाइटल में लिख दिया भगवान बुद्ध और उनका धर्म। अच्छा। टाइटल में भगवान भी मिला दिया और धर्म भी मिला दिया। तो ये बाबा साहब के हर एक उसमें जो इनकी मिलावट करने से नहीं चूकते। अब उनको मतलब सही करने के लिए तो अपने जैसे लोग हैं, लेखक के, वही तो आगे आएंगे ना। बिल्कुल। वो तो आपको अवतार बता रहे हैं, विष्णु का अवतार है, तथागत बुद्ध को विष्णु का अवतार बता, वो तो हर एक को अवतार में बिठा रहे हैं। अभी एक बाबा साहब पे सीरियल चल रहा है, उसमें भी ये बाबा साहब को भी अवतार सिद्ध कर देंगे। मैंने अभी महाराष्ट्र वालों से बात भी की है, मैंने कहा इतना गलत बता रहे, आप इस पर रोक क्यों नहीं लगाते? इतना गलत बता रहे, हर पॉइंट गलत बता रहे हैं, तो मैंने कहा इस पर आप करो ना क्या। तो वो मैंने महाराष्ट्र वालों को बोला है, तो अभी तक उन्होंने ऐसा कोई किया नहीं। लेकिन रियल में क्या है कि बाबा साहब का जो ये लाइव बता रहे हैं वो टोटली गलत लाइन है, बिल्कुल सही नहीं बता रहे। तो वैसे वो धीरे धीरे क्या लास्ट में वो सिद्ध कर देंगे, एक बाबा साहब को अवतार बता देंगे, देखो उन्होंने बचपन में ये किया, क्योंकि वो एक अवतारी पुरुष थे इसलिए इतना सब सहन करते गए, ये किया वो किया। तो इनकी ये बहुत बड़ी चाल है, साजिश है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी रिसेंट में आप कुछ नया लिख रहे हैं, मतलब मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा। हाँ, अभी लास्ट में लॉकडाउन में मैंने 2-3 किताबें लिखी। लॉकडाउन में क्या रह गया घर में बैठे बैठे। हाँ। तो एक तो लिखा था कि तीसरी बाल पोथी। अच्छा। तीसरी बाल पोथी में मैंने बाबा साहब के बचपन से लेकर वहाँ संविधान निर्माता तक मैंने कहानियों के रूप में लिखा है। हाँ। ताकि बच्चे पढ़े और कहानी के रूप में उनकी जीवनी उनके सामने आ जाए। ये लिखा। दूसरी मैंने लिखा है कि संत रविदास की वाणी में ब्राह्मणी घुसपैठ। अच्छा। तो वो मतलब संत रविदास जी की वाणी पूरी हमारी मतलब बौद्ध धर्म पे आधारित है। बिल्कुल। वो पूरा उनका रास्ते पर चल रहे थे, लेकिन इन लोगों ने उसमें भी अपनी घुसपैठ कर दी और वही मालाएं, आरती, न वो ये सब घुसा दिया, तो वो सब ब्राह्मणी घुसपैठ हो गई। तो मूल वाणी है वो खत्म हो गई। तो वो भी मैंने अभी लिखी है, वो भी छप चुकी है, किताबें छप चुकी है। एक दूसरा मैंने लिखा था इसी, क्योंकि अब साल भर तो क्या, मेरे तो 2-3 महीने में किताब सामने आ जाती है। एक वो था कि जलियांवाला कांड की तरह इधर मानगढ़, मानगढ़, तो वहाँ मैं गई थी, तो वहाँ मैंने देखा था। तो उनकी जो वो पुराना था ना, वो लगा हुआ था पुराना उनका, तो वो उन सब के मैं फ़ोटो खींच के लिए।
उनका संघर्ष, उनका जन्म, उनको जेल भेजा, उनको मारा कूटा, उनकी हत्या हुई, ये सब मैं लिख के लाई। और फिर मैंने उस पर एक जलियांवाला बाग से भी बड़ा ये कांड है, लेकिन लोगों ने इस कांड को दबा दिया, तो उसको मैं हाईलाइट करके एक किताब मैंने उन पे भी निकाल दी, मानगढ़ के संत पर है। एक आपने जैसे अभी चर्चा में कहा था कि पढ़ने की जो टेंडेंसी है वो कम हो रही है आज की जो पीढ़ी में है। हाँ, वो पढ़ तो रहा है, लेकिन वो शायद इंटरनेट के जरिए या उसका प्लेटफॉर्म डिजिटल हो गया है। मतलब कहीं वो जो किताबों के रूप में ज्ञान संग्रहित है, जो एक लिटरेचर के रूप में पूरी जानकारी है, वो मतलब किस तरह से पहुंचा है, वो युवा कैसे एंगेज हो नहीं रहा है अभी। मतलब ऐसा फील कर रहे हैं, हम लोग भी फील करते हैं। नहीं, वो क्या, ये इसके लिए तो डिवोशन चाहिए। बिना डिवोशन के बाबा साहब का काम नहीं हो सकता। और आप ठीक है, फेसबुक पे किसी ने 2 लाइन डाल दी तो वो बड़ा खुश होता, मैंने पोस्ट डाली, मैंने, लेकिन उसकी डिटेल में तो जाओ, है क्या। हाँ, अरे वो उसको देखो तो सही। अभी बाबा साहब की लाइफ के संबंध में पूछोगे, किसी को पता नहीं उनके कितने बच्चे थे, उनके क्या नाम थे, एक के बाद इनके 4 बच्चे बलिदान हो गए, रमाबाई बलिदान हो गई, वो कैसे हुई, क्या हुई, ये बाबा साहब की कहानी को कोई नहीं जानता। बस वो तो ये चीज़ क्या, पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैं तो अपने यहाँ जो युवा पीढ़ी आती है उसको मैं बोलती हूँ, मैंने कहा देखो, मुझे तो इन किताबों के माध्यम से कमाना नहीं है, मुझे बाबा साहब ने बहुत दे रखा है, लेकिन प्रेस का बिल निकल जाए तो मैं 50%, आप 5,000 जमा कराओ, 10,000 का साहित्य ले जाओ। और लेकिन झोला, ये युग निर्माण योजना वाले ने ये कैसे पहुंचे, झोला पुस्तकालय, जहाँ भी जाते हैं झोले में छोटी मोटी किताबें रखते हैं, जहाँ भी जाते हैं किताबें दे के आते हैं। आज तो 500 का नोट निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। आप मिलो अपने लोगों से, उनके परिवार में जाओ, मिलो, तो ये यंग लोगों का काम है अब। तो आप लोग जाके उनको इस तरह से साहित्य दोगे तो उनके घर में पड़ा रहेगा, तो कोई दूसरे रिश्तेदार आएंगे, कोई भी आएंगे तो देखेंगे तो सही कि भाई इतना लिटरेचर है। तो जब तक लिटरेचर नहीं पढ़ोगे, और सावित्रीबाई फुले की जीवनी, इन्हें जाते फातिमा शेख कौन थी, अरे इतना ज़बरदस्त रूप से हमारे पास ज्ञान का साहित्य भंडार पड़ा है, लेकिन हम पढ़ते नहीं है। और ये मनुस्मृति मैंने लिखी थी तो भी मेरे ऊपर हावी हुए थे लोग। मैंने लिखा था मनुस्मृति एक विध्वंसक कृति, जबकि हिंदू के तो बहुत पवित्र ग्रंथ है, उस समय भी मेरे ऊपर हमले हुए थे। उस समय ये व्हाट्सएप फेसबुक का इतना प्रचलन नहीं था, तो वाह, उस समय मैंने यही कहा, मैंने कहा ऐसा है, किताब लिखी है और ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है। मनुस्मृति में जो मैंने लिखे श्लोक, ये मैंने मन से नहीं लिखे, ये आपकी ओरिजिनल मनुस्मृति में से निकाल के मैंने दिया कि आपकी मनुस्मृति इस तरह से ये लिख के लिया। हाँ, तो महिलाओं के लिए, शूद्रों के लिए कितना गंदा गंदा लिखा है, तो मैंने मन से थोड़ी लिखा, क्या जाओ आप कोर्ट में, तो वो कोर्ट वो भी चुपचाप हो गई, नहीं गई। तो ये सब चीज़ें क्या है, रियलिटी इनके निकाल के देनी पड़ती है। ठीक है मैम, आज का मतलब आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के युवाओं को मतलब आपकी तरफ से एक मैसेज, जैसे कि आज बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जन्म जयंती है, इस अवसर पर एक मैसेज आपकी तरफ से मैं चाहूँगा कि उनको मतलब आगे की लाइफ को लेकर, स्ट्रगल को लेकर किस प्रकार से संघर्ष की ज़रूरत है, थोड़ा सा इसके ऊपर आप प्रकाश डालेंगे। हाँ, आज के युवा पीढ़ी से मेरा एक ही कहना है कि भाई खाली फेसबुक और व्हाट्सएप पे कुछ होना जाना नहीं है। बिल्कुल। आप लोग साहित्य की गहराई में जाइए और वो साहित्य को पढ़ने के बाद अपने समाज में लड़कों के बीच में आप मीटिंगें करिए, विचार रखिए और उसको आगे से आगे बढ़ाने का काम करिए। तो जब तक आप इन विचारधाराओं को नहीं आगे बढ़ाएंगे तो इनसे कुछ होने वाला नहीं है। अभी अपने देखो, अपनी सब नौकरियां खत्म हो रही है, अपनी पढ़ाई खत्म हो रही है, अपना सबको, अपना संविधान एक तरफ पढ़ा है, संविधान के अनुसार कुछ हो नहीं रहा है। अब तो आज की यंग पीढ़ी का बहुत बड़ी ड्यूटी बनती है ना, तो भाई आप लोग देखो, बेरोजगारी के लिए सड़क पर उतरो। जब तक आप लोग सड़क पर नहीं उतरोगे तब तक कुछ कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए आप सड़क पे उतरो और ये और उसके लिए स्टडी जरूरी है। बाबा साहब ने कहा था ना, हमारा संघर्ष आर्थिक उन्नति के लिए नहीं है, हमारा संघर्ष हमारी अस्मिता के लिए है। आज हम अभी थोड़ी देर पहले यही बात, गाँव में क्या हालत है, गाँव में महिलाएं और पुरुष निकलती है, जूते हाथ में लेके निकलते हैं, कोई मोटरसाइकिल पर निकलता है तो यूँ सर झुका के निकलता है। ये क्या तरीका है? तो कौन सा देश आज़ाद है? तो आज ये गांव-गांव में ये हालत कौन मिटाएगा? आपका डर होगा तब तक नहीं कर पाओगे ना। तो ये डर मिटाओ, अपने लोगों में कैडर लो, ये लो, उनसे करो और गाँव-गाँव इस तरह से प्रचार करो। तो ये आप लोगों का काम है और ये बाबा साहब का बहुत बड़ा काम है कि भाई घर घर उनके विचार पहुँचे। अब ठीक है, मालाएँ पहना दी और दूध से, ये लोग तो यही चाहते हैं कि दूध से मूर्ति को धो लो, और तो वो तो मंदिर बना के दे देंगे, बाबा साहब के ये मंदिर है, तुम पूजा कर लो, लेकिन उनकी विचारधारा मत फैलाओ। तो हमें उनकी आइडियोलॉजी को फैलाना है। बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है, संविधान में है, बुद्धानिज्म धम्म में है, हमें उनकी आइडियोलॉजी को फैलाना है। तो आप यंग ब्लड थोड़ा सा उनको पढ़िए, जानिए और अपने समाज में इसके लिए काम करिए। यही मेरा युवाओं से संदेश है। बिल्कुल मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। दोस्तों, ये डॉक्टर कुसुम बेगवाल जो कि आपसे रूबरू हो रहे थे और एक विस्तृत चर्चा के दौरान अपने
जवाबों के जरिए पूरी यात्रा को बताया है। और बाबा साहब अम्बेडकर का जो एक कंट्रीब्यूशन है एक राष्ट्र के नाम पर, एक समाज, और खासकर जैसे आपने बहुजन समाज को लेकर कहा है कि उन्होंने जितना कुछ सेक्रीफाइस किया है उन चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। और ये स्वयं भी अपना मतलब पूरा जीवन समर्पित कर चुके हैं। जैसा आपने बताया है कि लगभग 90 से 90 से ऊपर किताबें लिख चुके हैं। तो ये सारे संवेदनशील विषयों के ऊपर हैं जो कहीं न कहीं चर्चा के विषय हैं, और ऐसे किरदारों के ऊपर हैं जो दबा दिए गए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस केवल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।